औरिया साहब, ये तो हमने बात कर ली कुछ खेल के मैदान से, मईशत के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान और IMF का अगला माती दौर ताख़ीर का शिकार हो चुका है और जो वजह ही सामने आ रही है वो ये है कि बजट पर सैलाब की वजह से जो असरात मुरतब हुए हैं उस पर इख्तलाफ है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये इख्तलाफ जल्द दूर कर सकेगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि IMF की डिमांड्स के हिसाब से पाकिस्तान के साथ की जाती थी। IMF कभी भी आपके ऊपर ये नहीं कहता कि आपको ये करें तो पैसे आ लें, ये करें तो पैसे आ, इसको टैक्स करें। वो कहता है आप अपने रेवेन्यू बढ़ा दें तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको क्या हूँ कि आप जनाब बिजली महंगी कर दें या फलां महंगा कर दें। वो कहता है कि GDP की रेशो के हिसाब से इतने आप टैक्स को इम्प्रूव कर लें। इसमें सबसे अहम तरीन बात ये थी कि प्रोविंसेस के अंदर से सरप्लस आना था। अब वो सैलाब की सूरत हाल से बाकी वजह से वो सरप्लस जो है वो आपका उस तरह का नहीं आ सका। दूसरा, आपका जो बजट डेफिसिट था वो तकरीबन वो जो था वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जो कि तकरीबन 3 ट्रिलियन होना चाहिए था, वो 4 ट्रिलियन के करीब उसकी एस्टिमेशन जो है वो होती जा रही है। तीसरी बात यह है कि आप मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके। असल में एक बात बड़ी समझने वाली है जो कि हम बहुत अरसे से हम समझते हैं, IMF बुनियादी तौर पर आपको कर्जा वर्जा नहीं देता। IMF बुनियादी तौर पे आपके बैंक के अंदर जमानत के तौर पे एक रकम रखवाता है। और जमानत इसलिए होती है कि आप अगर बाकी पाकिस्तान से बाहर किसी जगह से आप कर्जा मांगने जाएं तो वो कहेंगे जी IMF के पैसे पड़े हुए हैं, अगर पाकिस्तान के पास पैसे खत्म भी हो गए तो IMF के पैसों से हमें वो अदायगी कर लेगा। इसलिए वो बैंकों के पैसे डूबते नहीं है जो पूरे के पूरे। ये 1945 में बटन वुड के एग्रीमेंट के अंदर ये सारा कुछ तय कर लिया गया था ताकि इस दुनिया के अंदर जो बैंकारी सिस्टम है वो कहीं तबाह बर्बाद ना हो जाए। ये खास तौर पर इंटरनेशनल जो है एक माफिया है जो इन्होंने इस तरह की सूरत हाल बिल्टअप की हुई है। अब IMF के पैसे की बुनियाद के ऊपर आपने पाकिस्तान हुकूमत ने दुनिया में कोई भी ऐसा लोन देने वाला, कर्ज देने वाला इंस्टीट्यूशन से आपने कर्ज ना लिया, यानी अब तो रह ही कोई नहीं गया कि किसी और से किससे जाके मांगे। अब इसमें उन्होंने एक तो ये कहा था कि चाइना से आप जाके बात करें। अब चाइना का जो हिलाली साहब खुद तबसरा करेंगे, एक उनका जो जॉइंट कम्युनिके आया था उसमें उन्होंने पहली दफ़ा इतनी सख्ती के साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू की, कभी चाइना ने नहीं की सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर, और वो खासा सख्त किस्म का था। फिर अभी मोहम्मद बिन सलमान के आने से एक इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल बिल्टअप हो रही थी और उसके बाद जाहिर बात है कि वो उस तरह का पैसा तो नहीं आ रहा था कि वो पैसा रखवाएंगे, बल्कि उन्होंने तो डिमांड की हुई थी। ये सारे के सारे इशूज़ जो हैं वो पाकिस्तान के इस ताज़ा, जिस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारा जो अभी तक ये तय नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन से आएगा, ये मिस्ट्री जो चल रही है, अगर वही डिसाइड हो जाए ना तो उससे भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो अगर आज से 15 दिन पहले हो जाता तो तब भी ठीक था। ये सारे का सारा ये मिस्ट्री चल रही है, अनसर्टिनिटी की जो मिस्ट्री है हमारी, इस मिस्ट्री के अंदर उन्होंने उसको भी आगे कर दिया। अब वो बताएंगे तो नहीं कि हमने क्यों आगे कर लिया, लेकिन जाहिर बात है दुनिया पूरी की अखबारों में तबसरे यही चल रहे। एक तो यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ये है, उसके बाद यह है कि हमारा जो अपना फॉरेन रेमिटेंसेस डाउन होनी शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं इनके मुल्क के लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, अपना पैसा नहीं रखवाते, हम क्यों रखवाएं, हम क्यों दें। ये है ऐसी क्राइसिस जिसके अंदर जल्द अज जल्द कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए आपको, वरना यह है कि IMF का अगर आपको ना हुआ तो फिर तो ना चीन देगा और ना फिर कोई और सऊदी अरब, ना कतर, कोई और भी नहीं देगा। बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हिलाली साहब, अगर IMF और हुकूमत में इख्तलाफात हैं तो मईशत में बेहतरी के हुकूमत जो दावे कर रही है वो किस बुनियाद पर है? देखिए, जब आपने IMF के साथ मुलाकात किया तो आपने वादा किया था IMF को, आपने कहा था, मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि वो GST जनरल सेल्स टैक्स 600 ट्रिलियन रुपीस रेज करेंगे, बढ़ाएंगे, बिल्कुल 600 ट्रिलियन रुपीस। वो किधर है भाई? वो नहीं किया आपने। फिर आपने कहा 11% टैक्स टू GDP जो 11% है उसको 9% करेंगे, वो भी आपने नहीं किया। बिजली का प्राइस आपने एग्री किया था रेज करने, वो भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा हम आके आपसे किस चीज पे बात करेंगे जब आप अपने वादा ही पूरा नहीं करते। आप समझ गई हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है। अब औरिया साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ रिमिटेंसेस के बारे में। देखिए, रिमिटेंसेस 2.2 बिलियन हुए हैं एक महीने में, जब हमारा टोटल डिमांड है एक साल में 32 बिलियन। इस हिसाब से तो 26 बिलियन होंगे डॉलर। तो 26 बिलियन डॉलर अगर होंगे तो 6 बिलियन डॉलर की कमी होगी, वो किधर से आएंगे?
तो दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स हमारे 1% बढ़े हैं। भाई बड़ी अच्छी बात है, इंपोर्ट 27% कम हो गए, मगर एट अ कॉस्ट। हमारे लोगों को, हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे काम करते हैं और नौकरियां बढ़ती है, वो नहीं मिलेंगे। तो वो भी एक फैक्टर है कंसिडर करने के लिए। तो देखिए कीमत भी देखिए डॉलर का, हमारे पास $1 बिलियन चाहिए हर महीना रेट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो दार साहब कह रहे थे कि 200 से नीचे, ये वो 225 है, मगर नहीं, आज आप मार्केट में जाएं आपको $235 में डॉलर लेना पड़ेगा। वेयर इज दी $1 बिलियन जो आप वो जो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए ये करता था, $1 बिलियन हर महीने खर्चता था उसको रेट को स्टेबल रखने के लिए, वो पैसे अब है नहीं है। ये दुनिया बदल गया है, पता नहीं ये किधर बैठ के बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा इट्स अ वेरी वरिंग प्रोस्पेक्ट। सोचना चाहिए, सब लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और ये सब आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि हमसे ना तो बजट में तय करदा अहदाफ पूरे होते हैं और ना ही हम IMF की आयद करदा शराइत पूरी कर पाते हैं? देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ये, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ है। अच्छा। रशिया की इन्वेजन के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का क्राइसिस आया है। अब देखें, इंडिया ने जो है वो रशिया के साथ एक अरेंजमेंट किया कि इंडियन जो बंदा है वो जाके अगर रूस में जाएगा तो वो उनकी करेंसी के अंदर अकाउंट खोलेगा, और रूस वाले अगर इंडिया के अंदर तजारत करेंगे तो इंडिया की करेंसी के अंदर अकाउंट खोलेंगे, और वो पेमेंट जो उसी करेंसी के अंदर करेंगे और उसी के अंदर वो पेमेंट करेंगे, लेंगे। इसी तरह वो अगर चीजें खरीदेंगे तो यही उसी करेंसी के हिसाब से करेंगे। इस तरह होगा क्या कि वो डॉलर के साथ उनकी लेन देन खत्म हो जाएगा और वो अपने काम चीजों को बेहतर तौर पर और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लेंगे। उन्होंने इस मामले के अंदर इतनी ट्रेड की है उन्होंने, जिसके आप सोच नहीं सकते। इसी दौरान फिर इसी तरह ईरान ने उनके साथ यही काम किया, फिर उस तरह अफगानिस्तान ने भी यही काम किया, और भी जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो रूस के साथ, आप खुद सोचे अफ्रीका के मुल्क कर रहे हैं। हमारा मसला यह है कि हम तो पता नहीं क्यों हम अपना सोचते नहीं। मैं आपको उस दिन जो हलारी साहब कह रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो इनकार किया है, उसने कहा है भाई मेरी अपनी माशी हालत देखो, और आप मुझे बताएं कि मैं क्यों तेल जो है ज्यादा बेचूं, मैं अपने आप को तबाह करूं? मैंने खाना नहीं है, मैंने जिंदगी नहीं गुजारनी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा, जिसकी सारी सिक्योरिटी, जिसकी फौज इतनी कमजोर है कि सारी सिक्योरिटी अमेरिका पे डिपेंड करती है, उसके बावजूद भी उसने कहा कि हमारी तो इकॉनमी तबाही खड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, आप कोई ना कोई डिसीजन तो लो भाई। आप इस वक्त आपने खास तौर पे अपने आप को इसका एसोसिएट करके और रख के आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पे उस दलदल में फेंक दिया। अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। यूक्रेन, अभी आप मुझे ये बताइए, यूक्रेन से आपने या रशिया से आपने जो गंदम खरीदी थी, अभी उसका क्या करेंगे आप? कैसे खरीदेंगे? 40% गंदम आपकी जो आने वाले, जो हम पहले भी इस पर डिस्कस कर रहे थे कि आइंदा कुछ अरसे के बाद, 15-20 दिन के बाद आपके गंदम के गोदाम खत्म हो जाएंगे। अगली फसल आपकी 13 अप्रैल होती है, बैसाखी, वहां से आपकी शुरू होती है। अब ये जो क्राइसिस बिल्टअप हुआ है उसमें IMF जो है आपको लाएगा, क्योंकि आपकी अपनी चीज इंप्रूव नहीं कर रही। ये है वो क्राइसिस, गैस का क्राइसिस, इसका क्राइसिस, और साथ साथ आपकी अनसर्टेनिटी आपको समझ ही नहीं आती। आप एक छोटा सा डिसीजन होता है, वजीर आजम साहब जो है वो फौरन एक छोड़ के सीधा लंदन चले जाते हैं और फिर लंदन से वापस भी नहीं आते। यानी आप मुझे मैंने उस जहाज में सफ़र किया हुआ है, ये जो प्राइम मिनिस्टर वाला जहाज है, खलारी साहब ने सफ़र किया हुआ है, इतना आरामदेह जहाज है कि इसके अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि आप बीमार पड़ जाए आप वहाँ रहें, आप बड़े आराम से उसके अंदर लेट लूट के भी आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो रुके हुए हैं, कोई किसी को परवाह नहीं इस मुल्क।